सर भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्यों कहते हैं? और सर आप बोले क्वेश्चन क्या है आपका? सर भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्यों कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। भूटान कहता है, देखिए भूटान में क्या होता है समझ लीजिएगा। भूटान लगभग पहाड़ी राज्य है, यानी पहाड़ी देश है। तो वहाँ पे क्या है, जो जनजाति टाइप के जो लोग हैं ना, उनका मेन अपने कबीलों को सुरक्षा करना है। और उसके लिए क्या होता है, उनको ऐसे उपाधि दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। कोल्लम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये देखिए जो कोल्लम बंदरगाह है, ये आपके केरल में स्थित है। कहाँ पे है? केरल में। ये केरल, अभी आपको पता कि ये क्या है, मालाबार जो तट है वो केरल में स्थित है। केरल में नौकादोर होता है। केरल में क्या है, मोहिनीअट्टम और जो कथकली है, ये डांस वगैरह भी क्या होता है, केरल में। पर्यावरण का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में उल्लेख किया गया है? देखिए आपको बता था कि जो इन्वायरमेंट का संरक्षण करना, जब आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता रहे थे कि हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट का भी क्या होता है, संरक्षण होना चाहिए। देखिए आज इन्वायरमेंट का अच्छी से संरक्षण नहीं हुआ, इसलिए क्या होता है, इतने ज्यादा क्लाइमेट चेंज आपको दिख रहा है ना, हमको दिख रहा है। अगर इस हिसाब से अगर क्लाइमेट चेंज होता रहा तो आने वाले पीढ़ी के लिए क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो देखिए आर्टिकल 48A में क्या है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि यहाँ पे पर्यावरण का क्या है, वो संरक्षण महत्व होना चाहिए। इसका होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कि जो स्वास्थ्य या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद में मेंशन की गई है? देखिए ये मेंशन किया गया आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 में क्या है, जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार में क्या है, स्वच्छ अगर पर्यावरण नहीं होगा तो जीने का। ठीक है, और बताएगा आर्टिकल 21 में क्या है, अभी निजता का अधिकार भी इसी में है। निजता का अधिकार, उसको राइट टू प्राइवेसी कहा जाता है। राइट टू प्राइवेसी जिसको कहा जाता है। और 21A में क्या है, अभी आपको बताया शिक्षा का अधिकार। 21 में क्या है, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कुडनकुलम जो परमाणु है, ये आपके तमिलनाडु में, और ये भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है। भारत का क्या सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, कुडनकुलम है। और ये रूस के शाखा से बनाया गया। इसको किसके शाखा से बनाया गया, रशिया के शाखा से बनाया गया। किसके शाखा से बनाया गया, रशिया के शाखा से बनाया गया। तो जो रशिया है उनके शाखा से इसको बनाया गया। क्योंकि सबसे बड़ा संयंत्र बताया, अभी बताया था, ये कुडनकुलम जो है, ये है कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया? विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर जिसमें परमाणु ऊर्जा बनाया गया, ये है आपके रशिया में किया गया। विश्व का सबसे पहला रशिया में किया गया। और एक बताइए, अगर परमाणु बम की बात करें ना, तो परमाणु बम सबसे पहले अमेरिका ने बनाया। परमाणु बम किसने बनाया था, अमेरिका। जो जापान पे गिराए गए थे, कहाँ गिराए गए थे, जापान पे गिराया गया था। जापान में कब गिराया गया था, एक 6 अगस्त को गिराया गया था और एक 9 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और एक गिराया गया था 9 अगस्त 1945। पहला हिरोशिमा में गिराया गया था, हिरोशिमा। और दूसरा कहाँ पे गिराया गया था, नागासाकी में। तो ये क्या है, अमेरिका ने जापान में सबसे पहले परमाणु बम का उपयोग किया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को। देखिए भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहला जो परमाणु रिएक्टर बनाया गया था, महाराष्ट्र बनाया गया था। और अगर प्रायोगिक स्तर पर अगर देखा जाए तो पहला रिएक्टर का नाम था अप्सरा,
और व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए तो तारापुर क्या है पहला। देखिए भारत में अगर पहला परमाणु रिएक्टर की बात किया जाए वो है अप्सरा। वो क्या है अप्सरा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। और कहाँ पे है ये, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा। देखिए कंटेनर मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो सामान वगैरह उतारा जाता है वो आपका नोवा साबा, या इसी को क्या होता है नेहरू ट्रस्ट पोर्ट भी कहा जाता है। नेहरू ट्रस्ट पोर्ट भी कहा जाता है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। अभी देखिए आपको पता है कि सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा बंदरगाह क्या है आपके महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ पे है, आपके महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसको भी आप लोग ढूंढिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, यानी किस राज्य में होता है। सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन होता है वो आपके असम में होता है। कहाँ पे होता है, असम में क्या होता है, भारत का सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, असम। तमिलनाडु में नारियल की उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। देखो उत्तराखंड में क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो उत्तराखंड में नहीं उगता, तो नारियल। केरल में क्या है, इसके में मेनली क्या है, मसाला के लिए फेमस है। काली मिर्च, खासकर किसके लिए, काली मिर्च। पश्चिम बंगाल क्या है, देखिए पश्चिम बंगाल धान के लिए तो है ही है, और धान के साथ साथ क्या है, दूध का भी उत्पादन होता है। धान और दूध के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की देश के साथ, अभी आपको बताता वो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है, बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। क्या है, टका मुद्रा है, और राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सा है, चटगांव। ठीक है, सलार और दुल्हस्ती बांध किस नदी पर है, तो ये क्या है, चिनाब नदी पर। अभी आपको बताया कि चिनाब नदी को अस्किन नदी भी कहा जाता है। वर्ष 1965 में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात के आनंद में स्थित है। और यही से क्या था, श्वेत क्रांति शुरू हुआ था। यहाँ से क्या शुरू हुआ था, श्वेत क्रांति शुरू हुआ, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यह श्वेत क्रांति शुरू हुआ था, जो किसने शुरू किया था, वर्गीस कुरियन के माध्यम से शुरू किया गया। वर्गीस कुरियन के माध्यम से शुरू किया था, जो भारत में क्या है, दूध के उत्पादन बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया। तो ये कहाँ पे है, गुजरात के आनंद में है। गुजरात के आनंद। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, अभी आपको बताया था। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन क्या है, श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक। एम एस स्वामिनाथन क्या है, हरित क्रांति के जनक। इसके हरित क्रांति के जनक। ए अरुण क्या है, देखिए ये ब्लू क्रांति, ब्लू क्रांति की जनक, यानी नीली क्रांति ने जनक। राजेंद्र सांगला क्या होता है, इसको टाइगर मैन कहा जाता है। वो क्या कहते हैं, टाइगर मैन कहते हैं, यानी बाघों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। ब्लू क्रांति का मतलब होता है जो समुद्र से जो प्रोडक्ट मिलता है, पानी से जो प्रोडक्ट मिलता है, जैसे मछली हो गया, झींगा मछली हो गया, शैवाल वगैरह हो गया। आजकल देखिए शैवाल से बहुत सारे क्या तो दवाई वगैरह बनाया जाता है, तो उसको भी नहीं मिलती। शैवाल से क्या था, बहुत सारे मेडिसिन वस्तु बनाया जाता है, जिसको एल्गी आप लोग कहते हैं। उससे क्या होता है, मेडिसिन। अगला है प्रोजेक्ट हंगुल किस वर्ष शुरू किया गया था। हंगुल देखिए एक प्रकार के एनिमल है जो ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये क्या है, 1976 में शुरू किया गया। कब शुरू किया था, ये उत्तराखंड में जिस तरह का स्नो लेपर्ड है ना, देखिए स्नो लेपर्ड उत्तराखंड में कहाँ है, जो आपको जानता है कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में क्या था, उसको संरक्षण किया गया है स्नो लेपर्ड के लिए। उसी प्रकार से हंगुल को है, जो कश्मीर है वहां पे इनको संरक्षित किया गया है, और 1970 में ये लाया गया स्नो लेपर्ड।
काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? काजीरंगा बहुत फेमस है। तो काजीरंगा कहाँ पे है? आपके असम में। और ये किसके लिए है? एक सिंगी गैंडा के लिए है। एक सिंगी गैंडा के लिए फेमस है, यानी जो राइनो होता है इनके लिए फेमस है। एक सिंग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए क्या है ये। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख है? लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख है? देखिए अनुच्छेद क्या है लोकसभा का जो है वो है आपका 81। देखिए आपको बता था 79 में जो आर्टिकल है इसमें संसद के बारे में बताया गया है। 80 में क्या है? राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और 81 में क्या है? लोकसभा के बारे में। यानी 79 में संसद के बारे में है, 80 में क्या है? राज्यसभा के बारे में है, और 81 में क्या है? लोकसभा के बारे में। 81 में क्या है? लोकसभा के बारे में। लोकसभा में इसमें कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य इसमें लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, प्रोटेम स्पीकर। आजकल देखिए ये चर्चा में भी रहा, प्रोटेम स्पीकर जो अभी चुने गए थे। आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा इस बार प्रोटेम स्पीकर किन्हें चुना गया है? चुना गया मतलब था, अभी तो चुना गया था। देखिए प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है, जो क्या होता है जब लोकसभा जब उनके आते हैं तो उनमें से जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको क्या होता है, जो नए सदस्य जो चुन के आते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए उनको चुना जाता है। और प्रोटेम स्पीकर की जो चुनाव होता है वो आपको कल बताया था राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनका काम क्या होता है? केवल सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। जो सदस्य होते हैं उनको क्या होता है? शपथ दिलाना उसको काम है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होता है उनका चुनाव किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल में इनका क्या है उल्लेख किया गया है? इसका जो स्पीकर होता है, जो 22 स्पीकर है, इस बार स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी है। अभी 22 स्पीकर कोई बने नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 95 ए में यानी 1 में क्या होता है इसका उल्लेख होता है। इसमें क्या होता है स्पीकर के बारे में। तो अभी जो 18वीं लोकसभा है इसमें स्पीकर कौन बने हैं? ओम बिरला जी बने हैं। ये कौन सा है? 18वीं लोकसभा चल रहा है, तो इनके स्पीकर कौन है आपके? ओम बिरला जी। यूरेनियम खान तुम्मा पल्ली किस राज्य में? देखिए ये यूरेनियम का क्या है? खदान है, माइंस है। और ये क्या है? आंध्र प्रदेश। झारखंड में क्या है? जादूगोरा। यूरेनियम का खान क्या है? जादूगोरा कहाँ पे है? झारखंड। और आंध्र प्रदेश में तुमला पल्ली क्या है? ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के देखिए अभी नई राजधानी बनाया गया है अमरावती, ये इसको भी बनाया गया। येलो केक किस खनिज को कहा जाता है? तो येलो केक यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? येलो केक। ठीक है, येलो केक किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। और यूरेनियम क्या है? जो परमाणु भट्टी होता है उसमें क्या होता है, जो ईंधन होता है फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के दृष्टिकोण से। ठीक है, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे वित्त मंत्री, जो भी वित्त मंत्री बने। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था। ये एक कैसा कर है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल जीएसटी, उसको सीजीएसटी कहते हैं। एक होता है आपका स्टेट जीएसटी, जिसको एसजीएसटी कहते हैं। और एक होता है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको आईजीएसटी कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्या होता है जीएसटी। जीएसटी का स्लैब देखिएगा। जीएसटी का क्या होता है स्लैब? पहला जो स्लैब है उसमें 0 है, कोई कर नहीं है। दूसरा स्लैब 5% का है। तीसरा स्लैब 12% का है। और अगला जो स्लैब है वो 18% टैक्स लगेगा। और जो लास्ट स्लैब है वो 28% टैक्स। जीएसटी में देखिएगा अभी पेट्रोलियम जीएसटी में शामिल नहीं है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो अभी जीएसटी में शामिल नहीं है। और नशीले पदार्थ,
ये अभी क्या है जीएसटी में इसको शामिल नहीं किया गया, बाकी सभी क्या था जीएसटी में शामिल है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और जो नशीले पदार्थ है उनको अभी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। तो जीएसटी कैसा एक अप्रत्यक्ष कर होता है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। और इसमें क्या था, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो क्या था, हमारे वित्त मंत्री जी होते हैं, जो भी होते हैं। ठीक है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इनके स्लैब 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। सबसे ज्यादा 28% होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है 28% इसके स्लैब को हमारा। तो ये हो गया आपके जीएसटी स्कीम। एक बात और ध्यान रखिएगा, जीएसटी है ना, ये सबसे पहले फ्रांस में इसको लागू किया गया था और हम लोगों ने फ्रांस के जो नकल करके लिया, मतलब उनसे लिया है, उस मॉडल को अपनाया। और ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ध्यान दीजिएगा, इनको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो इनकम टैक्स होता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में बताना है, तो वो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से जो फॉरेस्ट है पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। तो देखिए, जो अमेजन फॉरेस्ट है, जिस कहाँ पे है, जो ब्राजील में है, इसको क्या कहते हैं, लॉन्च ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्योंकि ये पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन क्या होता है, उत्सर्जित करता है। 20% ऑक्सीजन कहाँ होता है, यहाँ पाया जाता है, मतलब यहाँ से उत्सर्जन होता है। तो ये क्या है, अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन जो नदी है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ी नदी है, और क्या है, जल धारण के आधार पर क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा नदी है। कहाँ पे, यही क्या होता है, अमेजन नदी भी यहाँ पे बहती है। जो क्या है, जल धारण के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी है। जल धारण के आधार पर, के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी, विश्व का सबसे बड़ा नदी। एक होता है लंबाई के आधार पर। देखिए, लंबाई के आधार पर कौन है, जो लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आप जानते हैं, नील नदी। नील नदी। और जल धारण के आधार पर कौन सी नदी है, आपका अमेजन रिवर। ठीक है, अमेजन जो फॉरेस्ट है किस देश में है, ब्राजील में। कहाँ पे है, ब्राजील में। इसको ध्यान रखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत में जब आजाद हुआ था और हमारे यहाँ पे अपना गवर्नमेंट जब बने थे, तो उस समय सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, सबसे पहले उस समय वित्त मंत्री थे हमारे जॉन मथाई। कौन थे, जॉन मथाई। जॉन मथाई क्या थे, वित्त मंत्री थे। पटेल जी गृह मंत्री थे। पटेल जी क्या थे, गृह मंत्री थे। और देखिए, सरोजिनी नायडू क्या है, ये भारत का पहला गवर्नर थे किसी राज्य का, महिला गवर्नर। ये क्या है, महिला गवर्नर थी। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर। ये क्या है, महिला। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला महिला का नाम बताइए, जो राज्यपाल है, वो है आपका सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इसको भी ध्यान रखना। और जो अम्बेडकर जी थे, वो क्या था, पहले जो इंडिपेंडेंट भारत का जो मंत्रिमंडल बना था, उसमें क्या था, विधि मंत्री थे। क्या थे, विधि मंत्री। उनको ध्यान रखना, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू क्या है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू के बारे में एक चीज और जानिएगा, ये भारत की पहली महिला है जो कांग्रेस के क्या है, अध्यक्ष रही। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनके जो अध्यक्ष थी, ये सबसे पहले महिला थी, भारतीय महिला। देखिए, सबसे पहले तो एनी बेसेंट बनी थी, तो एनी बेसेंट भारत की नहीं थी। तो देखिए, ये क्या है, 1925 में जब कानपुर का अधिवेशन हुआ था, कहाँ का, कानपुर अधिवेशन में क्या होता, सरोजिनी नायडू को क्या है, अध्यक्ष चुने गए थे। सरोजिनी नायडू को क्या बनाते थे, अध्यक्ष। तब 1925 के कानपुर अधिवेशन। और देखिए, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या है, एनी बेसेंट को क्या है, अध्यक्ष बना। तो पहले महिला थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। लेकिन सरोजिनी नायडू क्या था, पहली भारतीय थी जो क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखा, ये लिखा ई एम फोस्टर। इस पुस्तक को बहुत बार पूछा गया है। तो ई एम फोस्टर ने क्या है लिखा, क्या, ये पैसेज टू इंडिया।
जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक आप लोग जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग को बताते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है, जवाहरलाल नेहरू है। द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसका है, द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी क्या है, जवाहरलाल नेहरू की है। तो ये दोनों पुस्तक याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का एक भारत का खोज या जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर परियोजना है वो है आपके नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पे है, ये गुजरात में। यही पर क्या है, जो विश्व का जो सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है पटेल जी का, वो भी क्या है यहाँ पे, यानी स्टेचू ऑफ क्या कहते हैं, यूनिटी, यानी जो स्टेचू स्टेचू ऑफ यूनिटी है यहीं पर है गुजरात में, यही यूनिटी। ये किनकी मूर्ति है, ये पटेल जी की मूर्ति है, सरदार पटेल। इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर नीचे है, 182 मीटर, 182 मीटर क्या है इस मूर्ति की हाइट है, सबसे ऊंची मूर्ति विश्व में अब तक के वो बोल रहे हैं। देखिए ये जो नर्मदा नदी क्या है, भ्रांस घाटी से होकर बहती है, एक तरफ सतपुरा पर्वत है और एक तरफ क्या विंध्याचल पर्वत है, भ्रांस घाटी से बहती है। और ये जो नर्मदा और तापी नदी है ना, ये डेल्टा नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या होता है, ज्वार नद मुख बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेल्टा नहीं बनाते हैं। कौन कौन सा, नर्मदा और ताप्ती नदी क्या नहीं बनाते हैं, डेल्टा नहीं बनाते। और नर्मदा क्या भ्रांस घाटी से होकर जाती है, एक साइड क्या है उनके विंध्याचल पर्वत है और एक साइड क्या सतपुरा पर्वत, उनके बीच में क्या होता है, भेंट, उनके बीच क्या होता है, ये भेंट। अगला देखिएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, नोकरेक राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है। देखिए नोकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मेघालय में। देखिए मेघालय को क्या कहते हैं, मेघों का घर कहते हैं, मेघालय को क्या कहते हैं, मेघों का घर। इसकी राजधानी क्या है, शिलोंग है, शिलोंग क्या है, इसकी राजधानी। इसी मेघालय में क्या है, मौसिनराम है। यहाँ पे क्या होता है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक क्या होता है, वर्षा होती है। यहाँ पे 3 घाटियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया, जो 3 जनजातियों के नाम पे रखा गया। गारो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियां है वो अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो आप लिखिएगा मेघालय में। कहाँ पे है, मेघालय। मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। राजधानी क्या है, शिलोंग है। मौसिनराम क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मौसिनराम। पहले चेरापूंजी था, अब क्या हो गया, मौसिनराम हो गया। अगला देखिएगा, अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जो अलेप्पी बंदरगाह है ये आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक बंदरगाह और है जिसको चेन्नई कहते हैं। दूसरा आपको पता था एन्नोर भी है यहाँ पे, और एक बंदरगाह है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन भी क्या है, यहाँ का बंदरगाह। तो ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई उसको कहा जाता है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, मतलब चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के जो तट है उसको क्या कहा जाता है। आपको बहुत बार अभी बताया कि तमिलनाडु के जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। तो तमिलनाडु के जो तट है उसको क्या कहा जाता है, आपका कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, त्रम त्र्यंबकेश्वर से होता है, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र। और इसके किनारे पर नासिक में क्या होता है, कुंभ मेला। नासिक में क्या होता है, कुंभ मेला इसमें होता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा बोल रहा हूँ, दक्षिण की गंगा नहीं बोल रहा हूँ, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है।
या क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा से कहा जाता है। कावेरी नदी का क्या है उद्गम, कहाँ पे है? कावेरी नदी का जो उद्गम है ये है आपका ब्रह्मगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत? ब्रह्मगिरी पर्वत। और कावेरी नदी क्या है, ये दक्षिण भारत का सबसे पवित्र नदी है। जैसे उत्तर भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, तो ये पवित्र नदी है दक्षिण भारत। और कावेरी नदी को क्या है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा को क्या कहते हैं, कावेरी नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा अलग है और दक्षिण गंगा अलग है और वृद्ध गंगा अलग है, ये अलग अलग नाम है। और दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे पवित्र नदी है वो आपकी कावेरी नदी है। कौन सा नदी है? कावेरी। कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्ण नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? आपके नर्मदा नदी निकलती है, जो अभी आपको बताया कि क्या है, भ्रांस घाटी जो कि बहती है और ये क्या है, अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में ये। ठीक है, जहां पे कंफ्यूजिंग हो आप लोग तुरंत सवाल पूछेगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? क्योंकि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन। राजा राम मोहन राय को क्या आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया? आधुनिक भारत, जो आधुनिक भारत का क्या पितामह या निर्माता, जो भी है, आधुनिक भारत का जनक कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आधुनिक शिक्षा, उसके बाद पत्रकारिता, जितने भी जो आधुनिक चीज आज आप हम लोग देख रहे हैं ना, उसका नींव इन्होंने डाला था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब करते हैं? ये करते हैं 1828 में करते हैं। कहाँ पे कल करते हैं? कलकत्ता में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? आपके राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने किसका उन्मूलन किया है? राजा राममोहन राय ने शत्रुकर्ता का उन्मूलन किया, मतलब उनके नेतृत्व में शत्रुकर्ता का उन्मूलन। इसका उन्मूलन कब हुआ था? ये 1829 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था? शत्रुकर्ता का उन्मूलन में शामिल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। भारत का प्रथम या पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, जो वॉरेन हेस्टिंग है वो क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या है? ये भारत का पहला गवर्नर जनरल। इसको भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया था? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा था और गो रक्षा के लिए बहुत सारे काम किए। वेदों की ओर लौटो आर्य समाज का नारा था। तो क्या है? वेदों की ओर लौटो। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, उन्होंने हरिजन सभा और बहुत सारे काम किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या है? जो विधवा विवाह है उसको उन्मूलन का काम किया। जो विडो रीमेरिज एक्ट लाने का काम किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए। और बालिका शिक्षा पर उन्होंने बहुत काम किया। तो शिक्षा पर बालिका शिक्षा, जिसको गर्ल्स एजुकेशन कहा जाता है, तो वो भी क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से क्या है, बहुत बड़े काम उन्होंने किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? यानी जो हमारा यहाँ पे, जिसको आप क्या कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो क्या है? देहरादून। वो क्या है? देहरादून में है। आपको बताओ कि देहरादून को क्या कहा जाता है? देहरादून को वन नगरी कहा जाता है। वन नगरी कहा जाता है। देहरादून को क्या है? सैन्य नगरी कहा जाता है। सैन्य नगरी, जो यहाँ पे IM बनाया गया है, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो यहाँ पे है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1832 में इसका स्थापना किया गया था। तो सैन्य नगरी हो गया, वन नगरी हो गया, इसको देहरादून को कहा जाता है। पूरी बात है। शिमला, अब लोग जानते हैं ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हो गया आपके आज के जो क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर।
अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो उसको भी आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी सवाल में आपको डाउट है या उससे और भी सप्लीमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके मन में हो रहा है लेकिन उसका आंसर अभी तक आपको नहीं मिला है, इसको क्या होता है आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसको एक बार बिना देखे क्या होता है आप लोग एक बार लगा लीजिएगा, मतलब आंसर देखिए, ठीक है। फिर भी अगर लगता है कि आपने अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो मान लें कि आपकी तैयारी सही है, अगर लग रहा है कि आप में दिक्कत हो रहा है करने में तो समझिए कि बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए मैंने इसमें आंसर टिक नहीं किया हूँ, क्योंकि आंसर टिक करने से क्या होता है वो बात में नहीं आएगा। आप लोग एक बार क्या है इस पीडीएफ को बिना आंसर के देख लीजिए, इसको एक बार बिना आंसर के बस देख लेने का मतलब क्या होता है लगाइएगा, देख लेने का मतलब आपको से केवल देखना नहीं है, इसको क्या होता है लगाइएगा क्वेश्चन आंसर, इसको लगाइएगा, एक पेज ले लीजिएगा, क्वेश्चन को क्या होता है नंबर तो नहीं है फिर भी क्या होता है नंबर आपके अनुसार डाल दीजिएगा तो उसी के अनुसार क्या होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग बताइए कि ये खत्म होने वाला है, हो गया है, तो ये आज का टेस्ट यहाँ पे समाप्त हो गया। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछिए। देखिए इस तरह से देखिएगा 10 15 20 टेस्ट में लगा देंगे तो लगता है कि बहुत सारे क्या होता है क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आप लोग भी क्वेश्चन लाइए, मैं अकेले तो ला ही रहा हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन लाइए जिससे क्या होता है और ज्यादा क्या होता है इसमें इजी आए। देखिए एक तरफ से मेहनत से नहीं होगा, दोनों तरफ की मेहनत से इसमें सक्सेस होगा, एक तरफ से मेहनत से होगा सक्सेस नहीं हो सकता, तो उसमें मतलब क्या था थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना ज्यादा की, जैसे अभी 1 महीने रह गए हैं लगभग, 1 महीने में क्या है लास्ट के जो 30 दिन है इसी में अगर आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर देंगे एक्स्ट्रा तो वही क्या हुआ हो सकता है कि वही आपका रिजल्ट को पॉजिटिव कर दे। चलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। आप लोग ही गुड नाइट।